हाय गाइस, माय नेम इज मितांश एंड ही इज मिस्टर आशीष। हेलो। हमने पुराने वीडियो में बात की थी कि कैसे एक इन्वेस्टर आफ्टर सेल्स प्रॉब्लम्स फेस करता है, कि क्या उसको वो प्रॉपर्टी एक्चुअल में लेनी चाहिए थी या नहीं लेनी चाहिए थी, और जिसने उसको वो प्रॉपर्टी बेची क्या उस प्रॉपर्टी में बेचने के उसके खुद के बेनिफिट्स थे या एक्चुअल में इन्वेस्टर का कोई इंटरेस्ट था। तो आशीष जी, आज हम किस बारे में बात करेंगे? आज हम बिल्कुल पिछली वीडियो में जो हमने बात की थी कि चैनल पार्टनर ने जिसने आपको प्रॉपर्टी सेल आउट की है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका बेनिफिट तो उसने अपने बेनिफिट के लिए आपको एक प्रोजेक्ट गलत तरीके से बता के सेल आउट कर दिया और बाद में आपको पता चल रहा है कि उसमें तो मेरा कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं आ रहा या फिर मेरा आरओआई नहीं आ रहा और मैंने गलत प्रॉपर्टी खरीद ली। तो ये बात हमने पिछली वीडियो में बात की थी। आज हम बात करेंगे कि हाउ यू विल पिक द राइट पर्सन, how you will pick the right project and point to remember before investment. क्योंकि ये तो सबसे बेसिक फंडामेंटल है। बिल्कुल। कि आप किसके थ्रू जा रहे हो, आप क्या ले रहे हो और आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है। मेन बात देखिए, हमारी बेसिक फंडामेंटल क्या है कि हम पहले क्लाइंट को बताते हैं सारा सिनेरियो कि सर इस सिनेरियो पे यहाँ ये इन्वेस्टमेंट आ रही है और इस इन्वेस्टमेंट पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। प्रॉपर चार्ट बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट चार्ट, कि सर यहाँ पे ये अप्रिसिएशन यहाँ पे इतने साल बाद इतना आना है। 1 साल के बाद अगर यहाँ 20% का अप्रिसिएशन है तो 20% का अप्रिसिएशन यहाँ पे आना है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, यहाँ का कैचमेंट एरिया ले लो, यहाँ की कनेक्टिविटी ले लो और यहाँ प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट ले लो। तो इन सारी चीजों को मिला के जो चार्ट बनता है, इस पे 20% का अप्रिसिएशन आएगा, इस पे 50% का अप्रिसिएशन आएगा, इस पे 60% ग्रोथ चार्ट की बात कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें हम बताते हैं। और फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि क्लाइंट खुद से इन्वेस्टमेंट करें, खुद के माइंड से इन्वेस्टमेंट करें, ना कि किसी और के माइंड पे इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि हो सकता है कि उसमें उनका बेनिफिट हो, आपका बेनिफिट ना हो। और इंडियन तो हमें तो बेनिफिट चाहिए क्लाइंट का। बिल्कुल। क्योंकि एक छोटी सी बात है, जब अगर आप सपोज करो आप मेरे से कोई चीज लेते हो, अच्छी चीज दूंगा तो दोबारा मेरे पास ही होगा। बिल्कुल दोबारा शायद आप मेरा फोन भी ना पिक करो। बिल्कुल। और यही चीज वाइस वर्सा है, गलत चीज देने के बाद ही क्यों इंसान फोन पिक नहीं करता उनका। आज हम यहाँ बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं और इसका सोल्यूशन किसी के पास नहीं है। हर कोई सेल आउट करने के लिए बैठा है और हम कुछ भी सेल आउट नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ बताएंगे। तो आज थोड़ा इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। मेनली अगर हम बात करते हैं कि यार इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो आरओआई, मेरे पिछले वीडियोस में कमेंट से कि आरओआई क्या होता है, आरओआई बता दो। तो आरओआई क्या होता है? आरओआई निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉपर। आरओआई क्या होता है कि रेंट होता है, जो भी रेंट जैसे आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हो या अगर आपने बैंकिंग में भी इन्वेस्टमेंट किया तो वहाँ से क्या रेंट आ रहा है। रेंट होता है इंटू 12 इंटू में 100 डिवाइडेड बाई जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू आरओआई। ये फॉर्मूला होता है किसी भी चीज का आरओआई निकालने के लिए। अगर आपने अपना कोई फ्लैट उसको रेंट आउट किया हुआ है तो उसका रेंट क्या आ रहा है, इंटू में 12 इंटू में 100 डिवाइडेड बाई जो जिस रेट में आपने उसको बाई किया है, तो आपका आरओआई निकल जाता है। लाइक 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और उस पर 50,000 पर मंथ का रेंट आ रहा है तो आपका 6% का आरओआई आ जाता है इसके अंदर। तो ये मोटा मोटा फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू आरओआई निकलता है। तो ये अपने जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहते थे, आरओआई ये होता है, आरओआई निकालने का फॉर्मूला, जिससे आप खुद से आरओआई निकाल सकते हो। आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना, आप खुद आरओआई निकालो और खुद ही देखो क्या आरओआई आ रहा है, इस हिसाब से क्या कैपिटल अप्रिसिएशन, कैपिटल गेन आपको मिलेगा। तो मैं क्या चाह रहा था आज ना, आप हमारे व्यूअर्स को बताओ कि टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कहाँ होती हैं, कि लोग अपना पैसा कहाँ लगाते हैं। बिल्कुल। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में जाते हैं तो जनरली जो इन्वेस्टमेंट होती है हमारी, गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट आ जाती है, फिर उसके बाद हमारा स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट आ जाता है, फिर उसके जाते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आ जाता है, एफडी में आ जाता है, आरडी में आ जाता है और फिर उसके बाद रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट आ जाता है। और अब हम गोल्ड की इन्वेस्टमेंट लेके चलें, जनरली मैं बताना चाहूँगा गोल्ड की इन्वेस्टमेंट में आरओआई नहीं होता। बेसिकली हमारा कोई आरओआई नहीं होता गोल्ड की इन्वेस्टमेंट में। गोल्ड की इन्वेस्टमेंट में कैपिटल अप्रिसिएशन होता है और कैपिटल अप्रिसिएशन भी मतलब यूँ कहूँगा कि ज़्यादा नहीं होता। लॉन्ग टर्म के लिए तो गोल्ड होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जिसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट आती है, क्योंकि गोल्ड के रेट कभी नीचे भी आते हैं और ऊपर भी जाते हैं, ठीक है। और दूसरा, गोल्ड इन्फ्लेशन का भी फर्क पड़ता है गोल्ड के ऊपर, तो वो अप्रिसिएशन ज्यादा नहीं मिल पाता आपको, क्योंकि यूँ समझ लो कि आज से 1 साल बाद 6% का इन्फ्लेशन होगा तो आपका कैपिटल अप्रिसिएशन कितना गेन किया आपने गोल्ड के थ्रू।
तो ये कैपिटल अप्रिसिएशन इसके अंदर होता है, बट उतना नहीं होता क्योंकि गोल्ड के रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो फिर इसमें पता क्या होता है, किसी इंसान ने गोल्ड लिया था आज से 20 साल पहले, वो तो कमा गया, लेकिन आज लेने वाला उतना नहीं कमा सकता। आज लेने वाला उतना नहीं कमा सकता, और प्लस इन्फ्लेशन भी होता है इसके अंदर। इन्फ्लेशन अगर इसका भी फॉर्मूला होता है, अगर ये निकालना चाहोगे आप, ये इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे हम इसके अंदर, तो वो उसका कैपिटल अप्रिसिएशन उतना बनता नहीं, तो वो बेनिफिशियल होता नहीं क्लाइंट के लिए। वो लॉन्ग टर्म के लिए 20 साल 30 साल के लिए कर सकते हैं, उस पर कैपिटल अप्रिसिएशन आता है। और उसके बाद आता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के बारे में आप जानते हो, मैं जानता हूँ, बिल्कुल रिस्क भी ऐसा, मतलब मैं ये बोलना चाहूंगा कि बहुत लोग करते हैं, करना भी चाहिए, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसमें रिस्क फैक्टर ना आपका 70% है। क्योंकि दिक्कत क्या है कि एक एग्जांपल देता हूँ आपको, दुनिया में कहीं भी कुछ हो गया, सबसे पहला इम्पैक्ट जो आपका पड़ेगा वो स्टॉक मार्केट के ऊपर। स्टॉक मार्केट के ऊपर सबसे मेन बात है, चाहे दुनिया में किसी कोने पे कुछ भी हो, चाहे वो हमारी कंट्री से रिलेटेड भी ना हो, हमें उससे फर्क भी ना पड़ता हो, लेकिन पहला जो आपका इम्पैक्ट आएगा वो स्टॉक मार्केट के ऊपर ही आएगा। वाइस वर्सा, वो उसके अगर स्टॉक पे आएगा तो आपके म्यूचुअल फंड्स के ऊपर आएगा। म्यूचुअल फंड्स के ऊपर आएगा। तीसरा इन्वेस्टमेंट जो जनरली आज के टाइम पे बहुत ज्यादा टर्म में यूज होता है, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो वहाँ क्या है कि वहाँ आरओआई होता है, कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं होता। बिल्कुल आरओआई मिलेगा, वो डिपेंड करता है हमारे मार्केट पे कि मार्केट किस हिसाब से ऊपर जा रही है नीचे आ रही है। कई बार मार्केट नीचे भी जाती है, अगर आपका आरओआई लेके चलते हैं, अगर 8% का आरओआई मार्केट नीचे जाती है वो 6% 5% पे आ जाती है। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो वो 6% 7% 8% पे आ जाती है। तो वो आरओआई होता है, सिर्फ और सिर्फ आरओआई, कोई कैपिटल गेन नहीं। आपने पैसा लगाया, आप उसका आरओआई गेन कर रहे हो, तो इसका एक सारे इन्वेस्टमेंट में से म्यूचुअल फंड इज वन ऑफ द लॉन्ग टर्म गेम, जिसमें आपको करीबन 15-20 साल लगातार इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा अगर एक्चुअल में आपको उसका फ्रूट चाहिए तो क्योंकि हर बंदा यही कहता है, हम खुद भी यही कहते हैं कि म्यूचुअल फंड का मतलब ये है कि आपको बिना कुछ सोचे समझे आप अच्छे से अच्छे फंड्स पे कीजिए। आपको मिनिमम 15 साल तो उसमें लगाने पड़ेंगे अगर आपको उसका एक्चुअल बेनिफिट चाहिए तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी इन्वेस्टमेंट लाइक गोल्ड, म्यूचुअल फंड, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म के लिए जाते हो तो आप म्यूचुअल फंड कर सकते हो। उसके बाद आता है एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट मैं कहना चाहूंगा अगर आपके पास ज्यादा मैं नहीं मानता इसमें, मैं भी आपने पैसा रखा वापस आपको मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसके बारे में जो व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहूंगा। फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है कि अगर आपने फिक्स्ड डिपॉजिट नॉर्मली आप एसबीआई के अंदर जाके, गवर्नमेंट बैंक के अंदर जाके करते हो, उसमें 6% तक का आपको आरओआई मिलता है। ये बिल्कुल आरओआई पे डिपेंड करता है, इसमें कोई कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं होता। 6% का आरओआई 1 साल के बाद। लेकिन ये देखो कि 1 साल के बाद मार्केट इन्फ्लेशन क्या है, क्या महंगाई बढ़ी है, तो उस 6% का आपको कितना गेन हुआ, क्या कैपिटल गेन आपने किया, क्या आरओआई मिला। तो म्यूचुअल एफडी की बात करें तो एफडी में वो गेन नहीं मिल पाता जो कस्टमर को यूं कह सकते हैं कि उसका बेनिफिट वो इन फ्यूचर ले सकता है। क्योंकि आपने मेजरली देखो ना कि आपने अपना 1 लाख रुपए, मोटा मोटा लेके चलते हैं एक एग्जांपल, 1 लाख रुपए बैंक के अंदर रख दिया 1 साल के लिए, प्रॉपर बैंक के अंदर रख दिया, 1 लाख का यूज नहीं किया, 1 लाख रुपए रख दिया बैंक के अंदर। अब वो 1 लाख रुपए आप 6% के आरओआई पे ले रहे हो, लेकिन ये देखो कि 1 साल के बाद महंगाई भी तो बढ़ी है, चीजें बढ़ी हैं, तो वो खर्च आपने बैंक के अंदर रख दिया, वो खर्च नहीं किया आपने, है ना, तो वो बैंक के काम पे ही लगा दिया है। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आपके पास 1 लाख रुपए, तो ये तो एक छोटा अमाउंट हो गया, 1 लाख रुपए आप लगा रहे हो। जो लोग 50-60 लाख रुपए की एफडी करते हैं, लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं। बिल्कुल, अगर कोई 1 करोड़ रुपए की एफडी कर रहा है, उसे लगा रहा होगा मैं साल का 6 लाख रुपए कमा रहा हूँ, लेकिन आप ये देखो अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं तो आपके पास ऑप्शंस कितने हैं, जहाँ आप करीबन 8 से 10% कमा सकते हो। ये मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल मिनिमम ग्राउंड लेवल। बिल्कुल, कहने को तो मैं 15-20% भी बोल सकता था, लेकिन ये मैं बिल्कुल बेसिक की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। उसके बाद जाते हैं हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के अंदर। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में टाइप्स में आ जाते हैं कि एंड यूज इन्वेस्टमेंट या फिर सेल्फ यूज इन्वेस्टमेंट, खुद के यूज के लिए इन्वेस्टमेंट, या फिर ओनली फॉर द इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप, खुद के पर्पज के लिए चाहते हैं या फिर खुद के लिए इन्वेस्टमेंट। लाइक अगर आप फ्लैट ले रहे हो तो आप उसमें खुद रहना चाहते हो, या फिर कोई शॉप्स ले रहे हो तो खुद की शॉप्स ओपन करना चाहते हो, तो ये सारा सेल्फ यूज में आता है। और उसके बाद आ जाता है इन्वेस्टमेंट पर्पज होंगे कि हम केवल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कल को ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसके साथ,
साथ कि हमने उसका आरओआई महीने के रेंटल लिया और उसका कैपिटल एप्रिसिएशन लिया, कल को सेल आउट कर दिया कैपिटल एप्रिसिएशन और आरओआई पे। एंड यूज के लिए सिनेरियो डिफरेंट हो जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए, और अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए जाते हैं तो वहाँ सिनेरियो अलग हो जाता है। दोनों के अलग अलग सिनेरियो हैं। नॉर्मली अगर हम रेजिडेंशियल में जाते हैं तांजी हम, तो रेजिडेंशियल में हमारे सिनेरियो अलग हो जाते हैं। जैसे कि आप एक फ्लैट लेते हो, ठीक है, एक प्लॉट लेते हो, एक पेंट हाउस लेते हो, इन सब के आरओआई अलग अलग होते हैं, ठीक है, इन सब का कैपिटल एप्रिसिएशन अलग अलग होता है। नॉर्मली आप फ्लैट लेते हो, फ्लैट के अंदर अगर मोटा मोटा जाते हो रेजिडेंशियल के अंदर तो 7 से 8% तक आप आरओआई ले सकते हो उसके अंदर। अगर आपने 1 करोड़ का फ्लैट खरीदा है तो 60 से 70 हजार रुपए किराया ले सकते हो, इवन 55,000, डिपेंड करता है कि किस लोकेशन पे आपका फ्लैट है, तो इतने तक का आरओआई निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप इसी को लेते हैं, अगर पेंट हाउस लेते हो और आपने 5 करोड़ का पेंट हाउस खरीदा है तो वहां पे आपको आरओआई कम हो जाता है, आरओआई वहां पे कम हो जाता है। मैंने भी ये सुना है कि जितनी बड़ी प्रॉपर्टी होती है उसका आरओआई कहीं ना कहीं, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज में 2 चीजें पड़ती हैं, या तो कैपिटल एप्रिसिएशन या किराया। क्योंकि फ्लैट और जो पेंट हाउस है दोनों का कैपिटल एप्रिसिएशन अलग होगा और फ्लैट का कैपिटल एप्रिसिएशन अलग होगा, आरओआई दोनों का अलग अलग होगा, बिल्कुल। और उसके बाद प्लॉट के अंदर आ जाते हैं, प्लॉट के अंदर कैपिटल एप्रिसिएशन अलग होता है और प्लॉट के अंदर लेके चलते हैं तो अपना आरओआई अलग होता है। मोटा मोटा अगर आप 100 गज के प्लॉट लेते हो, 100 गज का प्लॉट, उस पर 4 फ्लोर बनाते हो, 8 स्टूडियो बना दिया आप उसके अंदर, ठीक है, 2-2 स्टूडियो, एक उस पे 1 BHK का स्टूडियो बना दिया आपने। 1 BHK का जो स्टूडियो है वो 400 से 500 का बन जाता है, 400 से 500 बिल्कुल। और उस पे 15,000 का बेसिक रेंट लेके चलते हो, क्योंकि डिपेंड करता है लोकेशन पे, बट 15,000 का एवरेज रेंट लेके चलते हैं, 1,20,000 रुपए पर मंथ का आता है, ठीक है। तो इसका जो आरओआई होता है, प्लॉट का आरओआई वो थोड़ा ज्यादा होता है फ्लैट के मुकाबले और पेंट हाउस के मुकाबले या फिर किसी विला के मुकाबले। तो हर एक चीज का आरओआई वेरी करता है। ऐसा नहीं है कि रेजिडेंशियल का आरओआई है तो वो रेजिडेंशियल में आरओआई फिक्स है, वो डिपेंड करता है रेजिडेंशियल की प्रॉपर्टी टाइप्स पे, तो ये सारा कुछ उस पर डिपेंड करता है। अब आ जाते हैं मितान जी कमर्शियल, बिल्कुल कमर्शियल के बारे में अपने व्यूअर्स को पहले भी बता चुका था कमर्शियल के टाइप्स, फिर भी मैं एक बार एलिब्रेट कर देता हूँ, थोड़ा बता देता हूँ, रिवाइज हो जाएगा। कमर्शियल में क्या होता है, कमर्शियल के टाइप्स होते हैं, कितने कमर्शियल होते हैं। कमर्शियल में क्या होता है, हमारा सोसाइटी का कमर्शियल, जो हमारी सोसाइटी के अंदर की शॉप्स होती हैं, जिसका फुटफॉल सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी का ही होता है और उसमें सोसाइटी के जो इतने भी बायर्स होते हैं सोसाइटी के ही होते हैं, वो सोसाइटी के कमर्शियल होते हैं। दूसरा आ जाता है हमारे सेक्टर रोड का कमर्शियल, जैसे किसी सेक्टर के अंदर 49 के अंदर सेक्टर के अंदर मॉल है या कॉलोनी के अंदर मॉल है और उसका जो फुटफॉल होता है 4 से 5 किलोमीटर के एरिया का होता है। जैसे 49 का है तो सेक्टर 50 के लोग आते हैं, 51 के लोग आते हैं, 52 के लोग आते हैं, मैक्सिमम इतना ही क्राइटेरिया वो कवर करता है, या 48 के लोग आते हैं, आसपास के ही सेक्टरों के लोग आते हैं, 5 किलोमीटर का इसका क्राइटेरिया होता है। इसका फुटफॉल जो होता है अपने सोसाइटी से ज्यादा होता है, इसका एप्रिसिएशन आरओआई इनसे ज्यादा होता है, क्योंकि बायर कैपेसिटी और बायर इनसे ज्यादा होती है, अपने सोसाइटी वाले कमर्शियल से ज्यादा होता है, बिल्कुल। और उसके बाद तीसरा बताया था हमने हाईवे का कमर्शियल, जो कमर्शियल मॉल हाईवे के ऊपर होते हैं, जिसके अंदर मोटा मोटा फुटफॉल 10 से 15 किलोमीटर का होता है और इसका जो फुटफॉल होता है, इसका जो बायर कैपेसिटी होती है और इसकी जो ब्रांडिंग होती है, ये सारा कुछ इन दोनों से ज़्यादा होता है, अपने सोसाइटी कमर्शियल से, सेक्टर रोड कमर्शियल से, इन दोनों से ज़्यादा होता है, इसका एप्रिसिएशन भी इन दोनों से ज़्यादा होता है। चौथा आ जाता है गवर्नमेंट बिल द्वारा काटी गई कमर्शियल हब का कमर्शियल, जैसे गवर्नमेंट ने पूरी कमर्शियल बेल्ट ही काटी हुई है, पूरी कमर्शियल सेक्टर है या फिर पूरा कमर्शियल कॉलोनी है, जिसके अंदर कमर्शियल बेल्ट मान लेते हैं कि जिसके अंदर पूरा कमर्शियल ही है, वहाँ कोई रेजिडेंशियल नहीं है। लाइक खान मार्केट, सेक्टर 29 गुड़गांव, उसके बाद आ जाते हैं कनॉट प्लेस, उसके बाद आ जाता है अपना चांदनी चौक। तो ऐसे बहुत सारे कमर्शियल बेल्ट के एग्जांपल है। इवन आज 2021 के मास्टर प्लान में गुड़गांव के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं, सेक्टर 88 ले लीजिए, 88B ले लीजिए, तो ये सारे कमर्शियल हब ही है जो गवर्नमेंट द्वारा पूरी कमर्शियल बेल्ट काटी हुई है। और ये जो 4 तरह के ये कमर्शियल है, ये चार तरह की जो कमर्शियल है, इनमें कैचमेंट एरिया का भी अलग होता है, फुटफॉल की वैरायटी भी अलग होती है,
ब्रांड्स की वैरायटी भी अलग होती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो सारा कुछ डिपेंड करता है। अब क्या है कि अगर कमर्शियल बेल्ट के कमर्शियल में क्या है कि फुटफॉल मैटर ही नहीं करता कि कितना हो सकता है। वैसे तो इन तीनों सोसाइटी से भी ज्यादा होता है, सेक्टर रोड से भी ज्यादा है वो होता है, और लेके चलें तो अपने हाईवे के कमर्शियल से भी ज्यादा होता है। और इसका फुटफॉल वेरी कर सकता है ऑल ओवर इंडिया, या फिर मोटा मोटा 30 से 35 किलोमीटर का इसका फुटफॉल डिपेंड करता है, और इन तीनों से इसका कैचमेंट और सारा कुछ ज्यादा होता है। बिल्कुल। फिर ये बताओ कि हमें इन्वेस्टमेंट से पहले किन चीजों को अपने माइंड में रखना चाहिए जो हमें भूलना नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहली चीज कि अगर हम रेजिडेंशियल में या फिर कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, सबसे पहली चीज हमारे माइंड के अंदर आना चाहिए लोकेशन, कि किस लोकेशन पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमने सारी चीज़ें समझ ली कि किस टाइप के होते हैं रेजिडेंशियल, किस टाइप के कमर्शियल होते हैं, कहाँ होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि उस कमर्शियल या रेजिडेंशियल का लोकेशन क्या है, वहाँ किस लोकेशन पे वो प्रोजेक्ट बन रहा है। ठीक है, वहाँ आसपास का क्राइटेरिया क्या है, वहाँ जो आसपास फुटफॉल कैचमेंट है वो क्या है। मेरे अकॉर्डिंग तो प्रोजेक्ट का चलना ना चलना लोकेशन पे डिपेंड करता है। बिल्कुल, लोकेशन पे ही डिपेंड करता है। दूसरा आ जाता है कनेक्टिविटी से। अगर किसी प्रोजेक्ट पे हैं हम, या फिर कोई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लेते हैं, आप मेन एग्जांपल समझ लेना, कोई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लेते हो या कमर्शियल प्रोजेक्ट लेते हो, अगर वहाँ की कनेक्टिविटी अच्छी है तो वो प्रोजेक्ट चलेगा ही चलेगा। अगर वो किसी एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड है, या फिर वो एक एक्सप्रेसवे के ऊपर है, किसी हाईवे के ऊपर है, या फिर हाईवे से उसकी कनेक्टिविटी डायरेक्टली काफी अच्छी है, 200 मीटर 300 मीटर पे है, तो उसकी कनेक्टिविटी अच्छी है तो प्रोजेक्ट चलेगा ही चलेगा। पहला लोकेशन, दूसरा कनेक्टिविटी, और तीसरा आ जाता है हमारा कॉन्सेप्ट डाइवर्सिफिकेशन, कि क्या कॉन्सेप्ट है। अगर कोई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बन रहा है तो उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है। बिल्डर ने कोई ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आया है रेजिडेंशियल के अंदर जिसके अंदर काफी अच्छा खासा, जो कि आज मेनली क्या कम्युनिटीज दे रहा है, और नए नए थीम निकल के आ रहे हैं, एयर प्यूरिफायर प्लांट लगा के दे रहे हैं, या फिर कुछ नए से क्लब हाउस, इन हाउस गेम्स अलग अलग से लेके आ रहे हैं। अभी तो किड सेंट्रिक होम्स की फैसिलिटी लेके आ रहे हैं। अच्छे कॉन्सेप्ट हैं ये किड सेंट्रिक होम, जिसमें जो पेरेंट्स हैं उनको मतलब वो जॉब भी कर सकते हैं और उनके बच्चों की देखभाल भी हो सकती है आज की जनरेशन की। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये कॉन्सेप्ट भी लेके आ रहे हैं। तो ये रेजिडेंशियल के अंदर हो गया। कमर्शियल के अंदर क्या कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, उस मॉल के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, क्या आसपास के एरिया में सेम कॉन्सेप्ट पे वो मॉल बन रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सेम कॉन्सेप्ट पे 4 मॉल ऑलरेडी बने हुए हैं और ये 5वां मॉल है, तो फेल होना पक्का है, वो फेल होगा ही होगा। तो ये सारा कुछ कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है क्या कॉन्सेप्ट है। और इसके साथ ही एक चीज और आ रही है, तो जैसे आपने ये वाला पॉइंट बताया कि अब इसके साथ ही एक चीज और आ रही है, इसके साथ ही मैं एक चीज और ऐड करूंगा। आपने जो ये पॉइंट बताया कि ऐसे 4 तरह के एक ही मॉल बन गए, 5 भी अगर ऐसा ही बनने वाला है तो उसका फेल होना पक्का है। बिल्कुल फेल होना पक्का है। आज के टाइम पे आपने एक वर्ड सुना, कैनिबलाइजेशन। कैनिबलाइजेशन एक ऐसी चीज है जिसमें बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खा जाती है। अगर कोई बड़ा मॉल बन गया, अगर एक मॉल बनता है, ठीक है, अगर उसका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है या यूनिक कॉन्सेप्ट नहीं है, तो कोई बड़ा मॉल पास में बनता है। बड़ा मॉल बनने के बाद क्या है, तो बड़ा मॉल वो छोटे मॉल का पूरा फुटबॉल खींच लेगा अपनी साइड पे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो उसका ROI है वो चला जाएगा, खत्म हो गया ROI पूरी तरह से। अगर ROI खत्म हो गया तो कैपिटल अप्रिसिएशन के बारे में हम सोच ही नहीं सकते कि वहाँ कैपिटल अप्रिसिएशन क्या मिलेगा, क्योंकि अगर कोई भी बायर आता है तो आपसे पहली चीज पूछेगा, अगर आप रीसेल कर रहे हो, कि क्या किराया आ रहा है। आप कहोगे कि इतना किराया है, क्या बायर कहेगा ओके सॉरी 1 करोड़ की दुकान की भी कोई वैल्यू नहीं, 1 करोड़ की दुकान की भी कोई वैल्यू नहीं। ये तो ये कैनिबलाइजेशन होता है। तो इसलिए डिपेंड करता है कि कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, किस कॉन्सेप्ट पे बन रहा है। और फिर उसके बाद आ जाता है डिमांड सप्लाई। डिमांड सप्लाई का हमें ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज आप किसी प्रोजेक्ट एक्चुअली इसी पॉइंट से इस पॉइंट फिलिंग कर रहा था कि आपने बोला कि 4 तरह के मॉल बने हुए हैं और 5 भी ऐसा ही बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। पॉइंट टू नोटेड क्या है कि ऑलरेडी वहाँ पे एक्सेसिव सप्लाई कर दी गई है, इसकी डिमांड नहीं है। हाँ, डिमांड होती तो ऐसे 10 मॉल भी चल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जब डिमांड ही नहीं है, जब वहाँ पे 2 की डिमांड है, आप 10 मॉल खड़े कर दोगे और 200 मीटर पे अपनी मॉल बना दोगे, तो जैसी बात है एक नहीं फेल होगा, वो सारे फेल होंगे। जो चल रहा था वो भी बंद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मितान जी, होता क्या है कि जैसे ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जिसमें 3-4 मॉल हैं, 5 मॉल हैं, लेकिन 5 अपने हिसाब से चल रहे हैं। क्यों?
क्योंकि हर किसी का कॉन्सेप्ट अलग अलग और है, उनके आसपास कुछ नहीं है। उनके आसपास कुछ नहीं है, और हर किसी का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। Right. अगर एक मॉल की जो सारी उसकी जरूरतें हैं, एक मॉल फुलफिल नहीं कर सकता, और पांचों मॉल की अलग अलग जरूरतें हैं उसमें फुलफिल हो सकता है। और इसलिए चल रही है क्योंकि वहाँ पे 3 मॉडल की रिक्वायरमेंट है और उन 3 मॉलों की अलग अलग काम है। राइट। अगर लोकल मार्केट के लिए जाना है तो आपको एक मॉल के अंदर जाना है, अगर किसी ब्रांड वाले मार्केट में जाना है तो ब्रांड के लिए अलग मॉल है। तो ये सारा अगर आपको अल्ट्रा लग्जरी में जाना है तो तीसरा आप किसकी बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल अगर आपको अल्ट्रा लग्जरी में जाना है तो वो उसके लिए अलग मॉल है। तो ये सारा कुछ डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है कि डिमांड सप्लाई क्या है। अगर सेम मैं बात कर रहा हूँ अभी फिर से वीडियो में एक चीज यूज कर रहा हूँ, अगर सेम कॉन्सेप्ट पे मॉल बना हुआ है, 4 मॉल बने हुए हैं, डिमांड 10% है और हमारा सप्लाई 100% है, तो जाहिर सी बात है कोई भी चीज नहीं चलेगी। या डिमांड 50% है मान के चलते हैं और 2 मॉल उस डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन वहां पे 5 मॉल है, तो वो मॉल नहीं चलेगा और वो हर एक चीज में बढ़ जाएगा, ना ठीक से वो चलेगा ना ठीक से दूसरा, सारे कोलैप्स हो जाएंगे। तो डिमांड सप्लाई सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो हमें जब भी इन्वेस्टमेंट करने जाना है डिमांड सप्लाई जरूर देखना। अगर हम इन्वेस्टमेंट प्लॉट के अंदर जा रहे हैं या फिर हम जा रहे हैं प्लॉट के अंदर अगर जाते हैं तो वहां डिमांड सप्लाई उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि एक बार प्लॉट सेल आउट होने के बाद वहां पे कोई इन्वेंट्री बचती नहीं है। प्लॉट के अंदर डिमांड सप्लाई का कोई और एक चीज और भी है, अगर आप सेल्फ यूज में जा रहे हैं, अगर आपके दुकान की रिक्वायरमेंट है उस एरिया में है तो फिर भी आपकी डिमांड सप्लाई मैटर नहीं करता। बिल्कुल 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 सेल्फ यूज के लिए जा रहे हैं तो डिमांड सप्लाई मैटर नहीं करता। और अगर आप प्लॉट के लिए जा रहे हो, प्लॉट पूरी तरह से सेल आउट होने के बाद जाहिर सी बात है वहाँ कोई सप्लाई निकल ही नहीं सकती, क्योंकि प्लॉट सेल आउट हो चुका है। तो इन सब सिनेरियो में डिमांड सप्लाई नहीं है। बाकी अगर आप देखने जा रहे हो कि यार मुझे शॉप्स लेने हैं या फिर मुझे कोई फ्लैट लेना है, वहाँ पे डिमांड यूँ समझ लो, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए फ्लैट लेने जा रहे हो और वहाँ पे बहुत ज्यादा सप्लाई है, बहुत सारे सोसाइटीज बनी हुई है लाइन से, और वहाँ सब यूँ समझ लो कि टेनेंट आ नहीं रहा, मतलब आधे फ्लैट भी नहीं भर पा रहे, आधी सोसाइटी के फ्लैट्स नहीं भर पा रहे, तो जाहिर सी बात है आपको रेंटल कहीं ना कहीं आपका रेंटल ROI गिर जाएगा, जाहिर सी बात है। तो डिमांड सप्लाई बहुत ज्यादा मैटर करता है। तीसरा आता है इन्वेंट्री लोकेशन। अगर आप किसी भी कमर्शियल में जाते हो ना, कमर्शियल मॉल के अंदर, मैं बताता हूँ आपको कि इन सारी चीजों को देखने के बाद, सारे पॉइंट्स को देखने के बाद आप किसी कमर्शियल मॉल में जाते हो तो आप ग्राउंड फ्लोर फ्रंट फेसिंग शॉप्स या फ्रंट की शॉप्स लेते हो, वो कभी फेल नहीं होती। पिटे मॉल उठा लो, वो कभी फेल नहीं होती। या फिर आप फूड कोर्ट के अंदर जाते हो, मल्टीप्लेक्स के सामने की शॉप्स, वो कभी फेल नहीं होती। या फूड कोर्ट फ्रंट फेसिंग शॉप्स कभी फेल नहीं होती। ये 2 चीजें कभी नहीं फेल होती। तो सबसे ज्यादा हम कहीं भी जाते हैं तो इन्वेंट्री लोकेशन सबसे ज्यादा मैटर करता है। हमने भी हमारे खुद के एक्सपीरियंस से ये देखा है कि एक मॉल के अंदर 2 चीजें खड़ी होती हैं जो सबसे पहले बिकती नहीं है। बिल्कुल एक आपकी रोड फेसिंग दुकान है, बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे फ्रंट की दुकान है, और दूसरा फूड कोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल ये वो 2 जगह है जहाँ पर सबसे ज्यादा पब्लिक होती है। बिल्कुल सबसे बड़ी बात होती है जो दिखता है वही बिकता है। सबसे बड़ी बात इन कमर्शियल में जहाँ एडवर्टीजमेंट ज्यादा होगी वो चीज जल्दी बिकेगी और वो जल्दी रेंट आउट भी होगी और उसका आपका ROI या रेंट अच्छा मिलेगा। उसमें आप डिमांडेबल होते हो ना, मेरी दुकान है, मुझे इतना किराया चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो पीछे की दुकान अगर आपने ले रखी है तो आप तो बोलोगे, अगर आप उस समय आप आ जाते हो क्लाइंट से नेगोशिएशन की चीज पे, यहाँ पर मैं नेगोशिएट कर लूंगा, लेकिन अगर आपकी दुकान अच्छी लोकेशन की है तो आप वहाँ पर नहीं करोगे। सबसे बड़ी बात प्रोजेक्ट की लोकेशन के बारे में हमने पहले ही बात किया था, लेकिन एक लोकेशन डिपेंड करता है हमारी इन्वेंट्री की, हमने कहाँ पे शॉप्स ली हैं, किस फ्लोर पे लिया है, किस फेसिंग पे लिया है, ये सारी चीजें मैटर करती है। मेरे अकॉर्डिंग इन्वेंट्री लोकेशन प्रोजेक्ट की लोकेशन से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। बिल्कुल, क्योंकि मैंने मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है, मैंने बंद मॉल देखे हैं जिनकी आगे की दुकानें आज भी चल रही हैं। बिल्कुल चल रही है, पूरा मॉल बंद पड़ा है, पूरा मॉल बंद। आपका क्या है, बस जो 4 दुकानें आगे की हैं वो चल रही हैं, वो जेन्युइनली चल रही हैं। अब इसके बारे में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा इसमें कि हमारे मॉल में कॉन्सेप्ट जो बताया था हमने, कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए। अभी क्या है कि नए नए मॉल्स के अंदर आते हैं मिक्स्ड यूज, जिसके अंदर सारे ब्रांड्स मिक्स हैं, जिसमें क्लोथिंग भी है या फिर उसके अंदर जाते हैं फुटवियर है, ये सारी चीजें मिक्स यूज, सारे ब्रांड्स मिक्स हैं। और इसके अंदर उसके बाद आ जाता है हमारा लेआउट। आपने बहुत सारे कमर्शियल देखे होंगे कि आज के टाइम पे स्टूडियो अपार्टमेंट बन रहे हैं, ऑफिस स्पेस बन रहे हैं और साथ में मॉल बन रहा है। नीचे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर मॉल है,
थर्ड फोर्थ मल्टीप्लेक्स है, उसके ऊपर फोर्थ फ्लोर के ऊपर स्टूडियो अपार्टमेंट निकाल दिए हैं, या फिर 2 BHK रेजिडेंशियल निकाल दिया है आज के टाइम पे जो चल रहा है, और उसके साथ में अपना ऑफिस स्पेस निकाल दिया है उसके साथ ही बिल्डिंग में। तो एक ही बिल्डिंग के नीचे सारा कुछ लेके आ जा रहा है जो मिक्स यूज के अंदर आता है हमारा, जिसमें हमारा रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल भी है, मल्टीप्लेक्स भी है, अपने मॉल्स भी हैं जिसके अंदर आप शॉपिंग कर सकते हो। तो ये मिक्स यूज आ जाता है। और दूसरा आता है ब्रांड बेस्ड। आज के टाइम पे मॉल्स के अंदर क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है मैं आपको बताता हूँ। जितने भी बड़े मॉल्स हैं जो सही बिल्डर हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो किसी बड़ी कंपनी जैसे JLL या CBL उठा लिया, बड़ी कंपनी को हैंड ओवर कर देते। तो वो क्या करते हैं, फुटवेयर की शॉप्स हैं तो सिर्फ और सिर्फ फुटवेयर की शॉप्स होंगी, क्लोथिंग की शॉप्स हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक रो में सिर्फ और सिर्फ क्लोथिंग की शॉप्स ही बनाया है, जहां सिर्फ और सिर्फ कपड़े खरीद सकते हो, वहां सारे ब्रांड्स क्लोथिंग के ही होंगे। अगर वॉचेस के होंगे तो सिर्फ और सिर्फ वॉच के होंगे, अगर मोबाइल के हैं जितने भी ब्रांड्स होंगे मोबाइल के होंगे। तो ये ब्रांड बेस्ड सारा कुछ बनाते हैं। बेसिकली बात ऐसी है कि आज की डेट में हम लोग चीजों को लेके आ रहे हैं सिस्टमेटिक, और हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम ब्रांड्स को करते हैं सेग्रीगेट। क्लोथिंग वाले ब्रांड्स एक सेक्शन में, हम इनको सेक्शन में डिवाइड करते हैं। बिल्कुल सारे फुटवेयर के ब्रांड्स एक ही लाइन में। क्यों? इसमें क्या होता है कि इसमें क्या है कि ब्रांड की सेल बढ़ जाती है। बिल्कुल। अब जैसे कि एडिडास, नाइकी, प्यूमा एक ही रो में है, तो जो कस्टमर आ रहा है उसको ना पहले फ्लोर पे जाना है ना दूसरे पे जाना है कि जी आपके फर्स्ट फ्लोर पे नाइकी है, आपके ग्राउंड फ्लोर पे आपके ग्राउंड फ्लोर पे प्यूमा है। इसमें ये होता है कि उसको ऑप्शन एक ही जगह मिल जाते हैं। बिल्कुल। इसका एक एग्जांपल लेंगे, लाइक एडिडास है, प्यूमा है। एडिडास है ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है, और प्यूमा है सेकंड फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर पे लेके चलते हैं। कोई भी क्लाइंट आया वो गया एडिडास के अंदर, ठीक है सर, एडिडास के अंदर शॉपिंग कर ली उसने, उसको आसपास कुछ नहीं दिखा, उसने एडिडास के अंदर शॉपिंग की और चला गया। अब क्या प्यूमा की सेल्स खत्म हो रही है, सेल्स कम हो रही है उसकी। अब क्या है कि प्यूमा के अंदर बहुत कम लोग जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए बिल्डर जो आज के टाइम पे कर रहे हैं कि सारे ब्रांड्स को एक साथ ही लेके आ रहे हैं, जिससे क्या है कि अगर एडिडास के लिए आ रहे हैं तो वो प्यूमा में भी देखेंगे, सारे ब्रांड्स में एक साथ देखेंगे तो उनकी सेल्स बनी रहे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए लेके आ रहे हैं कि हर एक चीज की सेल्स अपने हिसाब से बनी रहे। अब क्या होता है सर कि कोई भी क्लोथिंग के लिए आ रहा है, क्लोथिंग का एक ब्रांड ले लेते हैं, क्लोथिंग के लिए आ रहा है तो क्लोथिंग फर्स्ट फ्लोर पे है। अब क्लोथिंग फर्स्ट फ्लोर पे है तो क्लाइंट को फर्स्ट फ्लोर पे जाना ही पड़ेगा। अगर कोई खरीदने आ रहा है तो उसको फर्स्ट फ्लोर पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि क्लोथिंग पूरा फर्स्ट फ्लोर पे है। ग्राउंड फ्लोर पे क्लोथिंग है नहीं कि ग्राउंड फ्लोर से खरीद के वो चला जाए। तो ये सिनेरियो इसलिए लेके आ रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा फुटफॉल बढ़ा सके मॉल के अंदर। फिर उसके बाद अपना चौथा आ जाता है फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। इसके अंदर पॉइंट क्या आ जाता है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी की, उस मॉल की क्या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आउटडेटेड बना हुआ है सर, कोई भी चीज बना हुआ आउटडेटेड आज के हिसाब से बना हुआ है, उसके अंदर कुछ फ्यूचर पॉसिबिलिटीज हैं। क्या मॉल चलेगा फ्यूचर के हिसाब से, वहां के लोगों की रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा, तो फ्यूचर पॉसिबिलिटी पे डिपेंड करता है। और वहाँ पे और भी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहे हैं, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज में तो आपके सराउंडिंग्स हो गए, वहाँ और भी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहे हैं, और मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग वहाँ पे और क्या आना है, ये सारी चीजें फ्यूचर पॉसिबिलिटी पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं, अगर हम इन्वेस्टमेंट में जाते हैं, कि ग्रोथ चार्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज। आज आप कहीं पे भी जाते हो या आप हमारे पास आते हो तो हमारा क्या होता है कि हम कभी भी किसी भी चीज को ऐसा नहीं कि हम आपको सेल आउट कर देंगे। पहले आप चीजें समझो कि इन्वेस्टमेंट करना कैसे है, किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप मेरे पास आ रहे हो, मैं आपको पहले एक चीज बताऊंगा कि सर ये क्राइटेरिया है। फिर आ जाते हैं हम ग्रोथ चार्ट पे। ग्रोथ चार्ट क्या है कि बेसिकली आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो, वहाँ की फ्यूचर पॉसिबिलिटी जो भी हमने बात किया, वहाँ पे क्या मास्टर प्लान 2031 का मास्टर प्लान लेते हैं, मास्टर प्लान के हिसाब से वहाँ क्या क्या चीजें आने वाली हैं, क्या क्या कनेक्टिविटी आ रही है, क्या क्या हाईवेज बन रहे हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, वो सारी चीजों पे डिपेंड करता है ग्रोथ चार्ट। और सारे पैरामीटर्स को लेते हुए हम एप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, हम प्रॉपर चार्ट बनाते हैं जिसके अंदर आपका जो भी एप्रिसिएशन आता है, लाइक अगर आपने प्लॉट लिया है तो सर इसका 2 साल के बाद यहाँ पे क्या एप्रिसिएशन आएगा, वो सारा कुछ डिपेंड करेगा आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उसकी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज पे, वहाँ क्या कमर्शियल आ रहा है। आपने एक प्लॉट लिया, वहाँ के आसपास में क्या कमर्शियल्स आ रहे हैं, वहाँ किस हिसाब से ब्लू बेल्ट का कमर्शियल है, गवर्नमेंट का काटा हुआ ब्लू बेल्ट कमर्शियल है, वहाँ किस टाइप से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, वहाँ के आसपास के सराउंडिंग में लोगों का रहना कैसा होगा, इन सारे पैरामीटर पे डिपेंड करता है कि आपके प्रॉपर्टी का ग्रोथ चार्ट क्या होगा।
तो आज हम भी एक ही चीज बताना चाहते हैं कि पहले हम क्लाइंट को सारी चीजें बताते हैं, पैरामीटर चार्ट बनाते हैं कि सर यहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, आज से 2 साल पहले सर इसका रेट ये था, इन 2 सालों में इसका रेट इतने % बढ़ा हुआ है। मोटा मोटा लेके चलते हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी है उसके अंदर आज से पीछे 2 साल से लेके अभी तक उसमें 40% का अप्रिसिएशन आया है, तो मैं क्लाइंट को मिनिमम लेके चलता हूँ कि 40% का अप्रिसिएशन आया, आगे क्या आएगा वो सारा कुछ डिपेंड करेगा फ्यूचर पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये आने के बाद यहाँ पे ग्रोथ जो अप्रिसिएशन है वो बढ़ा है। तो हम एक एक्सपेक्टेड ग्रोथ को हम बता सकते हैं कि यहाँ पे इतनी एक्सपेक्टेड ग्रोथ है। बिल्कुल, आज हमारे पास फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूलाज यूज करके हम बता सकते हैं कि यहाँ पे सर अगले 2 साल में क्या सिनेरियो होगा, क्या अप्रिसिएशन आएगा, क्या आरओआई निकाल सकते हो आप यहाँ से। तो ये सारे पैरामीटर पे, और कभी भी इन्वेस्टमेंट चार्ट में ग्रोथ चार्ट या इन्वेस्टमेंट चार्ट बनाने के बाद इन्वेस्टमेंट आपकी माइनस नहीं हो सकती या कम नहीं हो सकती। अगर मैंने बोला है सर 10 रुपए की चीज 15 रुपए हो जाएगी तो वो 16 रुपए हो जाएगी, बट 14 रुपए नहीं होगी। ये अब तक का न्यू बताऊं कि पैरामीटर चार्ट पे अब तक का सबसे फिक्स और फॉर्मूला के हिसाब से सबसे फिक्स है कि ये होना ही होना है और कुछ भी चीजें होंगी। हम बेसिकली आपके सामने बैठ के पेन पेपर पे आपको आपका एक इन्वेस्टमेंट चार्ट बनाएंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट कहाँ फुलफिल होती है। बिल्कुल बिल्कुल, रिक्वायरमेंट कहाँ फुलफिल होती है, प्रॉपर हम फॉर्मूलाज बताते हैं, कस्टमर को समझाते हैं, हम कस्टमर को आगे समझाते हैं सर ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ही समझ आ रहा है, पहले आप समझो, आपका समझना जरूरी है, आप समझ चुके हो, आप समझ चुके हैं, फिर उसके बाद मुझे ये बताना होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना सिक्योर है, सिक्योर है या नहीं है। 100% सिक्योर हो, हम तभी आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे जब आप 100% सिक्योर हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए आते हो तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ सर ये प्रोजेक्ट ले दो। अगर आप मुझे कहोगे तो मैं किसी भी इंडिया की किसी भी मेट्रो सिटी में इन्वेस्टमेंट कराऊंगा, मैं जयपुर में इन्वेस्टमेंट करूंगा, जयपुर मेट्रो सिटी में इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं दिल्ली में इन्वेस्टमेंट करूंगा, गुड़गांव में कराऊंगा या फिर मैं मुंबई में कराऊंगा। वो सारा कुछ आपके कैपिटल एप्रिसिएशन और आरओआई पे डिपेंड करता है कि आप क्या कैपिटल एप्रिसिएशन गेन करना चाहते हो और क्या आपके पास क्या बजट लेके आ रहे हो। इन सारी चीजों पे, हाँ, इन सारी चीजों पे अगर आप छोटा बजट लेके आ रहे हो और आप चाहते हो कि एक अच्छा सा प्लॉट सोसाइटी के अंदर मिल जाए, कि सोसाइटी गेटेड सिक्योरिटी सोसाइटी के अंदर प्लॉट मिल जाए और मेरा लोन भी हो जाए यार, लोन भी करा दो, बिल्कुल 200% मुझे सिक्योरिटी चाहिए, तो इसके लिए हम जयपुर मेट्रो सिटी में करा देते हैं इन्वेस्टमेंट, गुड़गांव में सोसाइटीज के अंदर आपके प्लॉट्स की इन्वेस्टमेंट करा देते हैं। तो ये सारी इन्वेस्टमेंट करा देते हैं जिससे क्या है 100% सिक्योर और कैपिटल एप्रिसिएशन ग्रोथ चार्ट के साथ कि सर आज 10 रुपए की चीज लिए ये 15 रुपए हो जाएगी, ये फिक्स मान के चलो, 16 रुपए 17 रुपए 20 रुपए होता है। तो वो सारा कुछ डिपेंड करता है सर सिनेरियो पे कि वो हो गया बोनस पॉइंट है सर वो। और सर मार्केट कैसी चल रही होती है, कैसी चल रही होती है, इन सारे सिनेरियो पे ही जो हम पैरामीटर निकालेंगे फॉर्मूला से तुरंत आ जाएगा कि मार्केट सिनेरियो क्या जाएगा और क्या वहां पे एप्रिसिएशन आएगा। क्योंकि मोटा मोटा आप लेके चलो, अगर यहाँ पास में एग्जांपल लें तो पहले क्या था कि आज गुड़गांव मुंबई हाईवे बन गया है, द्वारका एक्सप्रेस वे बन गया है, प्राइस ग्रोथ कितनी तेजी से बढ़ा, लोगों को लग ही नहीं रहा था, लोग कह रहे थे यार 10 रुपए की चीज है यार नहीं जाना, महंगी है महंगी। आज वही 25 रुपए की चीज है, लोग कह रहे हैं 15 रुपए में दे दो, नहीं हो सकता। तो प्राइस इन चीजों के आने के बाद प्राइस लिटरली शूट अप है। रियल एस्टेट एक ऐसी चीज है जिसमें प्राइस एक्सेलरेट करता है सिर्फ और सिर्फ आपकी कनेक्टिविटी पे, आपके लोकेशन पे और आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो आज का वीडियो एंड करते हैं यहाँ पे, बिल्कुल। बाकी हम आपको मिलेंगे दूसरे वीडियो में। अब हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे और कुछ नए टॉपिक्स पे जिसमें आपको और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में अवेयर कराएंगे। अगर आप चाहते हैं हम किसी टॉपिक पे वीडियो बनाएं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी अवेयरनेस जाए। ये सिर्फ अवेयरनेस वीडियो ऐसा तो है नहीं कि लाइक सब्सक्राइब करने के हम कोई पैसे ले रहे हैं या कुछ सेल आउट कर रहे हैं। तो आप प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ज्यादा वीडियो बना सकें और आपके पास आ सकें। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।